मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। और जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी चेहरे मेरी आंखों के सामने हैं, ये सभी के सभी जमीन से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए इतनी दूर आने का ये लोगों ने यहाँ पर प्रयास भी किया और आए भी। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कामयाबी एकदम ही कदम नहीं चूमती। संघर्ष करना पड़ता है, सत्य की राह पर चलना होता है, लोगों के बीच में अपना विश्वास देना होता है। जहां पर आपका विश्वास एक बार लोगों के दिमाग में बैठ गया, तो फिर आप कोई भी काम कर लें। संघर्ष के रास्ते कठिन तो जरूर होते हैं, लेकिन जब उसकी रफ्तार पकड़ लेती है उसकी गाड़ी, तो मंजिल कितनी भी लंबी क्यों ना हो, तो अपने आप आपके कदम आकर चूम लेती है। ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के अंदर कुछ और लाइनें हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और विचार करें, और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आखिर यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की सफलता एकदम नहीं मिलती। बहुत सी असफलताएं व्यक्ति को डिगाती भी हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय के साथ में चलता रहता है, तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता था। और अभी कोरोना महामारी के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा। बहुत से अपने भी खोए हैं, बहुत से अनजान भी खोए हैं, लेकिन दुख तो बराबर का है। क्योंकि जब किसी की चीख पुकार को सुनते हैं तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उम्र के तजुर्बे बहुत होते हैं। आज मैं भी 59 साल का होने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ तक आते आते आदमी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है।
तो प्रवीण जी से बात हो रही थी, उस समय में हम कहीं पर कुछ समय बच जाता था, ये भी लाइनें कहीं पे महेंद्र अजनबी की हैं, कहीं पर किसी की हैं, कहीं पे किसी की है, जोड़ने का प्रयास किया था। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है और उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होती जाती है, कभी महेंद्र अजनबी जी जवान थे, उनकी बातें सुनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और खास तौर पर वो व्यक्ति जो अपने आप का मजाक बनाकर दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है, मैं सैल्यूट करता हूं। जिन शब्दों का आपने अपने लिए प्रयोग किया था, ये हर किसी का जिगरा नहीं होता। अपने आप का मजाक बनवाने के लिए एक जिगरे की जरूरत होती है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी किसी के चेहरे पर हंसी लाने के लिए आप अपना थोड़ी देर भी मजाक यदि बनवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास, मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते देखा। मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते हुए देखा है। जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा है। उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा। ये अक्सर होता है या नहीं होता है? ये जीवन की सच्चाई है। लोगों की नजर को देख के लोग इशारा समझ जाते थे, लेकिन उन्हीं नजरों से उम्र के किसी पड़ाव के ऊपर उनसे नजरें चुराना आदमी बेहतर समझ लेता है। और वो फिर क्या करता है? फुट फुट कर होता है, अरे मैंने अपनी उम्र के अंदर ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और आज नजरों से नजर मिलते हुए भी नहीं बन पाती है, तो उसकी आंखें जर्जर बरसती हैं उस बरसात की तरह। तो ये भाव थे मेरे इसमें। जिनके हाथों के इशारे से टूट जाते थे पत्थर, और उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ देखा होगा। लोग सिर्फ हाथों से मामूली इशारा करते हैं, कहीं पर दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है। लेकिन आप अपने हाथों से ऐसा काम करें कि लोगों को जोड़ने का काम करें, किसी को तोड़ने का काम ना करें। ये मेरा भाव है इसके अंदर। अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों, अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों। वक्त के हाथों अच्छों को मजबूर हुए देखा है। वक्त के हाथों अच्छों को मजबूर हुए देखा है। कर सको तो बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो, बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो। यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है, यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। तो कहने का भाव यही है कि हम जिंदगी के अंदर अच्छे काम करें। बहुत से अनजाने के अंदर गलत भी काम हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर यदि आपसे अनजाने में कोई गलत काम हो गया तो उसके ऊपर आप पश्चाताप भी करें। यदि आप पश्चाताप कर लेते हैं तो जिंदगी के अंदर सुधार आ जाता है, अच्छे कार्य फिर से करने होते हैं। मैं फिर एक कहना चाहूँगा कि आप कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप सिर्फ अच्छे बन जाओ, अच्छे काम तो अपने आप ही होते चले जाएंगे। तो आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर आया, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं। मैं पुनः सभी से दिल से
आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और सतमोला ग्रुप के लिए यही दुआ करता हूं कि आप आज भी इज्जत से आपका नाम लिया जाता है। अदरवाइज मैं बहुत कम किसी भी प्राइवेट या किसी भी व्यक्ति के विशेष के मैं जाया नहीं करता, लेकिन कहीं पर अच्छा नाम मुझे मिलता है, वो किसी भी पार्टी से कोई संबंध रखता हो, मेरे ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होता। मैं उस व्यक्ति को चूज करता हूं जो अच्छा व्यक्ति होता है। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले शूट पर हमने बताया था सतमोला कवियों की चौपाल 17 वर्ष कंप्लीट कर 18वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज परम सौभाग्य है कि आज हम उसी 18वें वर्ष में प्रवेश पर साधना टीवी के ही स्टूडियो में हम आगे के कार्यक्रम किया करेंगे, ऐसी हम आपको सहर्ष घोषणा कर रहे हैं। साधना टीवी देश का ही नहीं बल्कि एशियाई आध्यात्मिक चैनल जो शुरू में प्रारंभ हुए थे, संस्कार, साधना टीवी और आस्था टीवी, ये प्रारंभिक चैनल है और ये चौथा सैटेलाइट था साधना टीवी, जिस पे ये गौरव प्राप्त हुआ। जैन टीवी, जी न्यूज़, जी नेटवर्क, स्टार नेटवर्क और जैन नेटवर्क के बाद साधना ने अपना अलग से सैटेलाइट अपना प्रारंभ किया था। और आज साधना आध्यात्मिक चैनल के साथ साथ न्यूज़ चैनल्स का भी एक बहुत बड़ा समूह है। ईश्वर टीवी है, साधना गोल्ड है, साधना टीवी है और बहुत ही इसी के साथ साधना टीवी के साथ ही हमारी साधना टीवी की यात्रा 19 साल का हो चुका है। साधना टीवी के प्रारंभ के 1 वर्ष बाद हम जुड़े और आज भी हम 18 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। साधना टीवी के साथ ये अनवरत ये यात्रा तीसरा हमारा जो सहभागी है वो सतमोला है। सतमोला कवियों की चौपाल, सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज सतमोला कवियों की चौपाल में परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश ही नहीं विश्व में जिनकी आवाज़ गूंजती है, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, इस नारे को जन्म देने वाले ऐसे महान कवि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूर्व सांसद प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर, जहाँ जोरदार तालियों के साथ सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, इन पंक्तियों के साथ मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, श्री ओमपाल सिंह निडर। भाई प्रवीण आर्य जो हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके आदेश पर सतमोला कवियों की चौपाल के कार्यक्रम में मैं साधना टीवी पर उपस्थित हूँ और आज मैं आपके सामने अपनी वो कविता पढ़ना चाहता हूँ जिसके प्रसिद्धि के विषय में मुझे भी मालूम नहीं था। सहारनपुर का मंच था, उसके सहसंयोजक थे भाई राजेंद्र राजन जो हमारे बीच नहीं रहे। उसी कवि सम्मेलन में मेरे साथ जो कुछ हुआ, संचालन कर रहे थे डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी, मंच पर बैठे थे श्रद्धेय ओम प्रकाश आदित्य और भंपू जी। उस दिन जो पहली 4 पंक्तियां बनी और बाद में एक लंबी कविता बनी, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और बाद में वो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का आधार बनी। महावीर जयंती का दिन था सन 1980 का, 83 में आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन मैं मंच पर पढ़ता रहा। उसके कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं। आगे समय मिलेगा तो पूरी कविता पढ़ूंगा और बिना भूमिका के पढ़ना चाहता हूं, लेकिन 4 पंक्तियां ज़रूर पढ़ूंगा। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए,
बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। यही आरजू है मेरी कवि गणों से, यही आरजू है मेरी कवि गणों से, कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए, सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। माँ भवानी ने क्या लिखवाया दोस्तों, वो पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे। जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये 4 पंक्तियाँ उस दिन लिख गई। पीछे कवियों ने पूछा क्या पढ़ रहा है ब्रजेंद्र अवस्थी जी, उन्होंने कहा अभी तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन 2-4 साल में मालूम पड़ जाएगा। अगले महीने 4 पंक्तियाँ और बन गई दोस्तों, माँ की कृपा से। वो 4 पंक्तियाँ थी कि यह प्रश्न पंथ का नहीं, यह प्रश्न पंथ का नहीं, नहीं मजहब का है प्यारे भाई, है प्रश्न हमारी संस्कृत का, यह रामायण कहती आई, है प्रश्न हमारे स्वाभिमान का, इसीलिए उठो लो अंगड़ाई। जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई, जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई। हम हिंदू स्वाभिमान के हित महाभारत नया रचाएंगे, हम हिंदू स्वाभिमान के हित महाभारत नया रचाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। तो विरोध बढ़ने लगा तो कविता बढ़ने लगी। 4 पंक्तियाँ और लिखी गई माँ की कृपा से कि जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है। और कल्पना करें 80-81 में पढ़ना कितना कठिन था कि जिसे राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है, जो विदेशियों आक्रमणकारियों का फर्मा बरदार है, बोलो प्यारे क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है। कविता तब भी सजीव थी और जागृत और आज भी है। बोलो प्यारे क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है, यदि रहता है तो निश्चित बुज़दिल भारत सरकार है, यदि रहता है तो निश्चित बुज़दिल भारत सरकार है। गद्दारों की संरक्षक जो, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। लोगों ने चुनौतियां देनी शुरू की तो माँ की कृपा से 4 पंक्तियां और बढ़ गईं आगे कि मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे। ये सन 81-82 में पढ़ता था निडर आपका। मंदिर तो अब बना समझिए चाहे थोड़ी देर लगे, मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे। गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे, गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर न लगे, गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे। अपमानों के चिन्ह मिटे सब चाहे सबों का ढेर लगे, अपमानों के चिन्ह मिटे सब चाहे सबों का ढेर लगे। गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे, गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। चुनौतियाँ और बढ़ गईं। लोग जब धमकी देने लगे तो 4 पंक्तियाँ माँ की कृपा से और लिख गईं कि हमने जजिया कर देकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन विरोधियों से कहना शुरू किया कि हमने जजिया कर देकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, मिली नहीं घास की रोटियां फिर भी अरिमस्तक फोड़ा, मिटे वंश के वंश दिए बलिदान समय का रथ मोड़ा। किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, यदि वे शकुनी बने पुनः तो हम गांडीव उठाएंगे, यदि वे शकुनी बने पुनः तो हम गांडीव उठाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आंदोलन शुरू हो गया था राम जन्मभूमि मुक्ति का और रामशिलाओं का पूजन होने लगा। लोगों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया तो निडर की कलम से माँ भवानी ने कहलवा दिया कि रामशिलाओं के पूजन से यदि कोई भयभीत है, रामशिलाओं के पूजन से यदि कोई भयभीत है,
निश्चित मानो नहीं राम के वंशधरों का मीत है, निश्चित मानो नहीं राम के वंशधरों का मीत है। सुनो साथियों जिन्हें विदेशों की संस्कृत से प्रीत है, सुनो साथियों जिन्हें विदेशों की संस्कृत से प्रीत है, नहीं देश के सगे रहे वो बतला रहा अतीत है, नहीं देश के सगे रहे वो बतला रहा अतीत है। राम शिला पूजन द्वारा घर घर ये अलग जगाएंगे, राम शिला पूजन द्वारा घर घर ये अलग जगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। बाकी दूसरे बार पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपने सतमोला कवियों चौपाल में प्रोफेसर रामपाल सिंह निडर जी को सुना। प्रोफेसर रामपाल सिंह निडर जी को एक बार मैंने ये कहते हुए सुना था कि मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दो। प्रधानमंत्री तो नहीं बने, प्रधानमंत्री के उल्टे बन गए, वो बने एमपी, पीएम की जगह वो एमपी बने और फिरोजाबाद से वो सांसद रहे और उसके साथ साथ उनकी काव्य यात्रा चलती रही। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह हैं देश के वरिष्ठ ओजस्वी गीतकार कवि जिनका नाम होता है श्री गिरीश विद्रोही जी। गिरीश विद्रोही जी नाथ द्वारा से हमारे बीच में पधारे हैं और देश के बहुत ही शीर्षस्थ कवि हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं दो पंक्तियों के साथ मैं उनका आमंत्रित करना चाहूँगा कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे, गोली के लायक थे। मैं कवि गिरीश विद्रोही मेवाड़ की माटी और प्रभु श्रीनाथ जी की धार्मिक स्थली नाथद्वारा से अपनी काव्य प्रस्तुति दे रहा हूँ। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया। कई कवियों ने लिखा कि जी हाँ हजूर में गीत बेचता हूँ, मैंने भी वहीं से अपनी बात शुरू की। तो कुछ पंक्तियाँ मैं आपके बीच पढ़ता हूँ कि गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए और बेच डाले इस पेट के लिए, अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। निवेदन करना चाहता हूँ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसने पूरे देश को गुलामी के कगार पर पहुंचा दिया था। आज भी ये तो वर्तमान के प्रशासन ने सारी स्थितियों को नियंत्रण में रख रखा है, बाकी विदेशियों की निगाह पूरे भारत पर है। अपनी बात कहता हूँ मैं कि एक कंपनी से कई कंपनी बनी, एक कंपनी से कई कंपनी बनी, हिंदुस्तानियों पे फिर बंदूकें है तनी, है लाल बाल पाल का जमी पे खून है, जलियांवाला बाग में अभी जुनून है, भारतीय संस्कृति की निशानी मार दी, आजाद हिंद फौज की कहानी मार दी, ब्रिटेन की महारानी को सजाने के लिए झांसी वाली रानी की जवानी मार दी, झांसी वाली रानी की जवानी मार दी। कि माँ भारती के खुले हुए केश के लिए, माँ भारती के खुले हुए केश के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए और बेच डाले इस पेट के लिए, अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। कभी कभी विचार करता हूँ तिरंगा हमारी अस्मिता का प्रतीक है, लेकिन ये निवेदन करता हूँ कि महाराणा प्रताप और शिवाजी ने जिस भगवा झंडे को
लहरा करके हमको आज़ादी की अस्मिता का प्रतीक दिया, प्रेरणा दी। और हल्दी घाटी के मैदान से, हमारे यहाँ का तो अपना एक इतिहास है, वहाँ पर प्रताप ने जिस ओजस्विता से युद्ध किया और अकबर के सामने कभी नहीं झुके हमारे प्रताप। तो मैं एक छंद आपको, ये भगवा और तिरंगा क्या है, इसके संदर्भ में आपके बीच पढ़ता हूँ कि कितने कैसे बने हैं। कहीं कोई तिरंगे को ज़मीन पर डाल देता है, कहीं कोई आग लगा देता है, कहीं भगवा की उपेक्षा की जाती है और घृणा से देखा जाता है। ये नहीं साहब, निवेदन करना चाहता हूँ कि कितनी बार ये भगवा, कितनी बार तिरंगा खून में डूबा, तब जाकर ये लहराता है। कितनी बार ये भगवा और कितनी बार तिरंगा खून में डूबा, तब जाकर ये लहराता है। और जन्म भले कैसे कितने मिल जाएं, ऐसा देश कहाँ मिलता है। शेरों के संग खेल खेलता माता ने जब पुत्र जना था, शीश कटे और धड़ लड़ता था, तब जाकर ये देश बना था, तब जाकर ये देश बना था। और निवेदन करना चाहता हूँ, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने के सपने देख रहे हैं, वे भूल जाएं इस देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से इस देश को जोड़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अधिक भूमिका नहीं देते हुए सीधी सीधी अपनी पंक्तियाँ, कि अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का, अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे, और गुलामी की रोटी पर देह नहीं पलने देना रे। शीश अगर माँ का झुकता हो, शीश अगर माँ का झुकता हो, तो अपना शीश कटा देना रे। जाति धर्म भाषा बट जाए, देश नहीं बटने देना रे, देश नहीं बटने दे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा देश के लाडले कवि, जिनको आपने अनेक अलग अलग चैनलों से आपने उनको सुना है। पिछले कार्यक्रम में भी हमारे बीच में पधारे थे मेरे अनुज डॉक्टर भुवनेश सिंघल। डॉक्टर भुवनेश सिंघल बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, जहाँ वो एक समाज सेवक हैं, जहाँ वह एक अपनी साहित्यिक संस्था इंद्र साहित्य भारती के आप महामंत्री हैं। साथ ही साथ आप काव्य जगत में एक ओजस्वी कवि के रूप में आप ख्यातिमान हैं। आपने उनको पहले कवि युद्ध में भी सुना होगा, अनेक चैनलों में सुना होगा, भैया जी कहीं में सुना होगा। आज मैं उनको बड़े ही आग्रह पूर्वक मैंने उनको आमंत्रित किया राम मंदिर के लिए। आज राजीव दीक्षित जी एक पंक्ति कहा करते थे, उनका अगर आप व्याख्यान सुने, जो हम संघ के गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री बनता है, संवैधानिक पद पे आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो राज्यपाल हों, चाहे कोई भी हो, जो भी संविधान के संघ की गोपनीयता की वो शपथ लेता है, उस शपथ में ही जो छुपा हुआ है वो सिद्ध करता है। अगर आपको उसका दस्तावेज अगर देखना हो तो आप राजीव जी के वीडियो में देख सकते हैं कि हम एक डोमिनेट कंट्री हैं, और अगर उस डोमिनेट कंट्री का एक ठप्पा अगर ख़त्म किया है, वो ख़त्म किया राम मंदिर के माध्यम से। राम मंदिर के माध्यम से आज हमारे प्रभु श्री राम स्वतंत्र में हैं। इस बात को सुपुष्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एक ओजस्वी गीत के लिए, राम गीत के लिए, डॉक्टर भुवनेश सिंघल। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। नमस्कार, मैं भुवनेश सिंघल दिल्ली से ही। राष्ट्र की स्वतंत्रता सन 47 में मिली, उसके बावजूद राम का ये राष्ट्र
मगर राम को स्वतंत्रता नहीं मिली, राम के मंदिर को स्वतंत्रता नहीं मिली। राम के राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली उसके 7 दशकों के पश्चात, जब सत्ताओं के परिवर्तन हुए तो 2020 में भगवान श्री राम के मंदिर को भी स्वतंत्रता मिली। उस हर्ष में 4 पंक्तियां मन से निकली, वो आपके बीच रखता हूँ। आह्वान की पंक्तियां आप सब लोगों को जोड़ते हुए कि राम का राष्ट्र भी उन्नति करे, निरंतर उन्नति करे, हम राम राज्य की ओर जाएं, इस कल्पना के साथ 4 पंक्तियां के राम के दीवाने बनो। आह्वान की 4 पंक्तियां के राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों में सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए। और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए। और सबकी है शान राम मेरे भगवान राम, राम जी का काज यही राम राज लाइए। राम जी का काज यही राम राज लाइए। और राम राज्य कैसे आएगा? सत्ताएं जो प्रयास कर रही हैं वो तो निश्चित रूप से उससे परिवर्तन होगा, मगर हम सब लोगों का सहयोग भी सत्ताओं को चाहिए। आप सब लोगों का निरंतर यदि सहयोग मिलता रहेगा तो इस राष्ट्र में राम राज्य निश्चित रूप से आएगा। 4 पंक्तियों से और जोड़ता हूं आपको, राष्ट्र की ओर जाता हूं। ये राम का राष्ट्र है तो राम से राष्ट्र की ओर चलता हूं कि राम करे श्याम करे, करे सब देवता। ये आह्वान रूपी 4 पंक्तियां भगवान से प्रार्थना की गई है। राष्ट्र की ओर चलता हूं कि राम करे श्याम करे, करे सब देवता। ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। देशद्रोही धर्मद्रोही ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए। और देश पे जो चोट करे उनको सपोर्ट करे। ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे जयचंदों पे वार कर दीजिए। और भारत में छांट छांट शत्रुओं का शीश काट, अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए, अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए। और ये लड़ाई ऐसे ही आर पार नहीं हो जाने वाली कि हम कविता की 4 पंक्तियां मंच पर कह दें और ये लड़ाई आर पार नहीं होगी। आप सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा। 4 पंक्तियां कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। आह्वान की पंक्तियां कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। प्रभु की वंदना में तुम गीत के बंद हो जाओ। और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो। विवेकी बन के जागो तुम, विवेकानंद हो जाओ। जब आप विवेकानंद बनने की कल्पना को आधार देंगे तो निश्चित रूप से राम राष्ट्र अपने परम वैभव को प्राप्त कर लेगा। 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं। अच्छे दिन की बात जब चली तो अच्छे दिन क्या है, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। एक छंद के माध्यम से कहा कि अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग, अच्छे दिन अब मांगते, अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग। और मानो जैसे हो गया मंगते वाला रोग, और मंगते वाला रोग हुआ है इनको भारी। नमो नमो का जाप जपे हैं बारी बारी। और मंदिर मंदिर पहुंच रहे सब बिगड़े बच्चे। इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे, इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे। 4 पंक्तियां और कहता हूं इस राष्ट्र की ओर लौटना चाहता हूं। एक कविता भगत सिंह के ऊपर मन है सुनाऊं। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का साहस करता हूं कि यह भारत यूं नहीं होता। हम बहुत पहले समृद्ध हो चुके होते और अधिक संपन्न हो चुके होते, शायद कहीं विश्व गुरु भी हो चुके होते, पुनः हो चुके होते। मगर क्या कारण रहे, कवि के रूप में खोज करने का प्रयास किया कि यह भारत यूं नहीं होता। यह भारत यूं नहीं होता अगर जयचंद ना होता। ये भारत यूं नहीं होता अगर जयचंद ना होता। मुखोटा बांध बैठा मीर जाफर संग ना होता। और किसी भी वृक्ष के कटने की गाथा यूं नहीं होती कुल्हाड़ी के अगर पीछे वृक्ष का अंग ना होता। हम जब भी चले गए अपने राष्ट्र के गद्दारों से चले गए, वरना शत्रु देश में तो इतना साहस नहीं था कि वो हमें हरा पाता। एक कविता मन है कि भगत सिंह के लिए आपके बीच में रखूं। भगत सिंह और उनकी मां का संवाद, बहुत ज़्यादा लंबी भूमिका नहीं बनाऊंगा। भगत सिंह के विषय में आप सब लोग जानते हैं। एक छोटी सी कविता भगत सिंह और उसकी मां का संवाद देखिएगा कि एक बार की बात भगत यूं अपनी माता से बोला। एक बार की बात भगत यूं अपनी माता से बोला, मात भारती की सेवा में दिल ये मेरा है डोला। भारत मां पर संकट है, गोरों की काली दृष्टि है। अपनी मां से कहते हैं भगत सिंह कि भारत मां पर संकट है, गोरों की काली दृष्टि है। तार तार है आंचल मां का, गम की ओला वृष्टि है। दे मुझको आशीष ही मां, भारत मां को बचा सकूं। संकट भारत का हरने को, गर्दन हंस के कटा सकूं। और दर्द ने होगा मुझे मौत का, मस्तक मेरा चूम जरा। दे मुस्काकर मुझे विदाई,
हंसकर पगली झूम जरा, और वीरों का इतिहास गढ़ूंगा, बातें सुन ले सच्ची तू, और कोख तेरी माँ पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू। कोख तेरी माँ पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू, और दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा। भगत सिंह कहते अपनी माँ से कि दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा। भारत माँ का कर्ज चुका दूं तेरा मुझ पर भार रहा, और तेरे दूध का कर्ज चुकाने पुनः जन्म लूंगा मैं। गर तू मुझको माफ करेगी मरकर नहीं मरूंगा मैं। और इतना कहकर भगत सिंह तब घर से बाहर निकल गया। वो सीधा क्रांतिकारियों के वीर मार्ग पर निकल गया, और राम प्रसाद बिस्मिल से उसको मानो गुरु महान मिले। शेखर जैसे भाई मिले थे, चंद्र बोस दिन मान मिले, और बटुक सुखदेव गुरु से उसकी यारी गहरी थी, और अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी। अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी, और बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी। स्वर बनूंगा मैं जनता का उसने मन में ठानी थी, और निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया। चलती कार्यवाही में भी बम वहां पर फेंक दिया, और घायल ना हो लेकिन कोई, उसका यही तो लक्ष्य था। बहरों को आवाज सुनाऊं यही तो निर्णय अक्षय था, और बम फटा जब बीच असेंबली, आवाज ये दिल चीर गई, और अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। लेकिन वीर भगत सिंह तब भी फोड़ के बम को डटा रहा। अंग्रेजों की कैद में जाना यही सोच वो हटा रहा, और केस चला तब भगत वीर पर। जज ये बोला बतलाओ बम कहां से बनवाया था, सच को सम्मुख ले आओ। और बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है। भगत सिंह कहते हैं कि बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है। मगर गवाह ये बोला था कि ये तो झूठ बताता है, और बम अरे बनता है कैसे मैं तुमको दिखलाता हूं। एक एक कर सूत्र सभी अब मैं तुमको सिखलाता हूं। और इतना सुनकर भगत सिंह ये बोला मकसद ये ही था, और बम बनाना सीखे सारा भारत, मतलब यही था कि बम बनाना सीखे सारा भारत, मतलब यही था। और सुनो गवाही देने वाले कल भारत ये जागेगा। बम बनाया कैसे जाता अखबारों से जानेगा, और भारत का हर बच्चा काल बनेगा गोरों को। अंग्रेजी सरकार हिलाने जाल बनेगा गोरों को, तोड़ेगा जंजीर गुलामी की बनकर के बम यहां, मुक्त करेगा मात भारती गोरों किए कैद यहां। मेरा इतना ही मकसद था चिंगारी एक सुलगाऊं, युवा देश का जाग उठे फिर भले मौत को पा जाऊं। और ये मेरी मृत्यु सबक बनेगी, सारा भारत जागेगा, और अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा। और शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी, लिख लो तुम। भगत सिंह कहते हैं कि शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी, लिख लो तुम। ये शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी, लिख लो तुम। यह मृत्यु मेरी सीख बनेगी, बातें मेरी लिख लो तुम। और एक क्रांति भड़क उठेगी, नौजवान सब जागेंगे। दंश गुलामी का धोने को रक्त तुम्हारा मांगेंगे। और अरे फिरंगी जस तू सुन ले माफी ना मैं मांगूंगा। मकसद पूरा यही करूंगा, नहीं यहां से भागूंगा। और चाहे काला पानी दे दे, चाहे सूली चढ़वा दे, एक मरेगा 100 जन्मेंगे, क्यों ना फांसी लटका दे। और मेरी मृत्यु वो उत्सव होगी, सारी दुनिया देखेगी। और एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी। एक भगत था अंतिम पंक्तियों की ओर लेकर चलता हूं। एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी। और मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था, कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा, अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था। एक युवा मरने को आतुर, कैसा दृश्य अनोखा था। 23 साल का युवा मात्र था मगर हौसला भारी था। मातृभूमि की आजादी का वो झंडा बरदारी था। और कंठ गया था सूख, और खुद जज भी रोया था चिपकर। मुंह नीचे कर गोरे जज ने कलम तोड़ दी चुप रहकर। फिर संयत होकर जज अंग्रेजी खामोशी को तोड़ गया। और भगत सिंह को फांसी दे दो, चिल्ला करके बोल गया। भगत सिंह को फांसी दे दो, चिल्ला करके बोल गया। धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से एक अल्प विराम के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या
सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। अभी तक आप ले रहे थे खट्टी मीठी गोलियों का चटखारा। आइए जुड़ते हैं कवियों की चौपाल में दोबारा। हमारे बीच में एक बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार, पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत ही केवल शौकिया वो लिखती थी, लेकिन गलती से उनको मेरा नंबर मिल गया। उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने केवल उनकी 2 पंक्तियां सुनी और मैंने उनको सादर आमंत्रित किया। ऐसी हमारे बीच में बहन उपस्थित हैं, प्रीति कच्छाली। मयूर विहार से हमारे बीच पधारे प्रीति कच्छाली जी, बहुत अच्छी गीतकार हैं। जोरदार तालियों के साथ प्रीति कच्छाली जी का आप स्वागत करें। मैं प्रीति कच्छल और बाय प्रोफेशन में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। इस सतमोला कवियों की चौपाल में जब प्रवीण जी का मेरे पास में फ़ोन आता है कविता पाठ के लिए, तो कविता पाठ करने के फलस्वरूप मेरे से रचना हुई एक गीत की, जिसका शीर्षक है नौजवान देश का। उसकी एक धुन है, तालमय है, और यदि आपको अच्छा लगता है तो बीच में ताली बजा सकते हैं। तो प्रस्तुत है वह गीत नौजवान देश का। देश आपको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आज ही एक्चुअली 8 बजे पूरा किया है इसको। मैं धुन पकड़ती हूँ। मातृभू पुकारती तुझे सदा, मातृभू पुकारती तुझे सदा, मातृभू पुकारती तुझे सदा। देश का जवा कहाँ तू सो रहा, नौजवान देश के तू जाग जा। देश का जवा कहाँ तू सो रहा, नौजवान देश के तू जाग जा। मातृभू पुकारती तुझे सदा, मातृभू पुकारती तुझे सदा। जय जय भारती माँ भारती, ओ देश घिर रहा है चारों ओर से, देश घिर रहा है चारों ओर से। जाल बहुत फैले समस्याओं के, जाल बहुत फैले समस्याओं के। तूफान तांडव मचा रहा, नौजवान देश का तू जाग जा। तूफान तांडव मचा रहा, नौजवान देश का तू जाग जा। तूफान तांडव मचा रहा, नौजवान देश का तू जाग जा। मातृभू पुकारती तुझे सदा, मातृभू पुकारती तुझे सदा। मातृभू पुकारती तुझे सदा, मातृभू पुकारती तुझे सदा। हो असीम शक्ति तेरी इन भुजाओं में, असीम शक्ति तेरी इन भुजाओं में। ना असंभव कुछ भी तेरी राहों में, ना असंभव कुछ भी तेरी राहों में। खेल देखो कैसा खेल खिल रहा,
नौजवान देश के तू जाग जा, खेल देखो कैसा खेला जा रहा। नौजवान देश के तू जाग जा, मातृभू पुकारती तुझे सदा, मातृभू पुकारती तुझे सदा, मातृभू पुकारती तुझे सदा। ला देश ने दिया है तुझको आज सब, देश ने दिया है तुझको आज सब, कर विकास देश का युवा तू अब, कर विकास देश का युवा तू अब। दुश्मन फन फैला रहा, नौजवान देश का तू जाग जा, दुश्मन फन फैला रहा। नौजवान देश का तू जाग जा, मातृभू पुकारती तुझे सदा, मातृभू पुकारती तुझे सदा। देश का जवा कहा तू सो रहा, देश का जवा कहा तू सो रहा। नौजवान देश के तू जाग जा, नौजवान देश के तू जाग जा, नौजवान देश के तू जाग जा, नौजवान देश के तू जाग जा। मातृभू पुकारती तुझे सदा, मातृभू पुकारती तुझे सदा, मातृभू पुकारती तुझे सदा। भारत माता की जय। तो बालक कवि के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जिसका नाम होता है आकाश पाठक, हमारे बीच में बधाई से हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ नए बच्चे को आप आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्कार, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं ग्राम परौली, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, उत्तर प्रदेश से हूं। मैं अपनी रचनाएं व्यंग में बनाता हूं और मैं सबसे पहले अपनी काव्य पाठ की शुरुआत सरस्वती वंदना से करूंगा, जो कि इस प्रकार है। प्रथम कविता गाय के सबको लूँ हर्षाए, प्रथम कविता गाय के सबको लूँ हर्षाए, हे सरस्वती माँ मेरे कंठ पे कृपा दो दर्शाए, हे सरस्वती माँ मेरे कंठ पे कृपा दो दर्शाए। ऐसी कविता पढ़ूँ कि पब्लिक एकदम से हंस जाए और सही दिशा में शब्दों का बाण दो मरवाए, सही दिशा में शब्दों का बाण दो मरवाए और सच्चे अच्छे शब्दों का काव्य पाठ दो करवाए, सच्चे अच्छे शब्दों का काव्य पाठ दो करवाए और गिनीज बुक में नाम पहुंचाया फिर बुलंदी लो लिखवाए, हे सरस्वती माँ मेरा काव्य पाठ दो करवाए। प्रथम कविता गाय के सबको लूँ हर्षाए, हे सरस्वती माँ मेरे कंठ पे कृपा दो दर्शाए। इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी रचना, जो कि मैं लॉकडाउन से इन कविताओं में मैं उभरा हूँ, तो मैं एक सबसे पहली रचना जो आपको सुनाना चाहूँगा लॉकडाउन की, वो कुछ इस प्रकार है कि लॉकडाउन के ज़माने में, लॉकडाउन के ज़माने में और सिर्फ 50 लोगों को बुला रहे शादी के खाने में, लॉकडाउन के ज़माने में सिर्फ 50 लोगों को बुला रहे शादी के खाने में। मास्क लगाओ या जाओ थाने, मास्क लगाओ या जाओ थाने, नहीं चलेंगे कोई बहाने। कोरोना के चलते नियमों का मुख कुछ मोड़ दिया और आजकल शादी के कार्डों में सब परिवार लगाना छोड़ दिया, आजकल शादी के कार्डों में सब परिवार लगाना छोड़ दिया। माँ बाप ने सबको जन्म दिया, माँ बाप ने सबको जन्म दिया, पर औलाद पूछे आपने क्या किया, पर औलाद पूछे आपने क्या किया। जन्म देकर वो काम किया जो कोई ना कर पाएगा, जन्म देकर वो काम किया जो कोई ना कर पाएगा, और जब खुद की बारी आएगी तब समझ में आएगा, जब खुद की बारी आएगी तब समझ में आएगा। और ना जाने क्या मजबूरी रही माँ बाप की, ना जाने क्या मजबूरी रही माँ बाप की, और उससे भी बदतर हालत हो जाएगी आपकी। और दिल की तमन्ना को उन्होंने बार बार दबाया था, आपकी खातिर बड़े से बड़ा दुख उठाया था, आपकी खातिर बड़े से बड़ा दुख उठाया था। इसी के साथ में मैं एक रचना आपको, जो कि बिल्कुल न्यू रचना है, जो खुद समझ जाएगा वो दूसरों को समझाएगा,
जो खुद समझ जाएगा वो दूसरों को समझाएगा। जवानी क्यों दिखाते हो, बुढ़ापा तुम पर भी आएगा। जवानी क्यों दिखाते हो, बुढ़ापा तुम पर भी आएगा। और जिंदगी की मुश्किल घड़ी में, जिंदगी की मुश्किल घड़ी में याद ईश्वर ही आएगा। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में याद ईश्वर ही आएगा। और ए माटी के पुतले तू फिर समझ ले, ए माटी के पुतले तू फिर समझ ले, माया में डूब जाएगा। ए माटी के पुतले तू फिर समझ ले, माया में डूब जाएगा। और संसार को छोड़कर भजन कर ले, बेड़ा पार हो जाएगा। संसार को छोड़कर भजन कर ले, बेड़ा पार हो जाएगा। और किसी के बस की नहीं है अमीर बनना, किसी के बस की नहीं है अमीर बनना। कर्म कर फल जरूर पाएगा, कर्म कर फल जरूर पाएगा। और सब कुछ चला गया हाथों से तो बाद में पछताएगा। जो खुद समझ जाएगा वो दूसरों को समझाएगा, जो खुद समझ जाएगा वो दूसरों को समझाएगा। इसी के साथ में अभी क्या हुआ था, बीच में कोरोना काल चल रहा था, तो सेकंड लहर में कुछ लोगों ने कोरोना पे जब सियासत वगैरह जो स्टार्ट कर दी थी, तो उसमें 4 लाइन मैंने लिखी थी बेंगू द्वारा। सांसों पर सियासत का पहरा मत दीजिए, सांसों पर सियासत का पहरा मत दीजिए। और कोरोना से बचाव के लिए भी कुछ कीजिए, कोरोना से बचाव के लिए भी कुछ कीजिए। और जिस पर मास्क नहीं है उसको मास्क दीजिए, जिस पर मास्क नहीं है उसको मास्क दीजिए। और साथ ही साथ हाथ धोने की ट्रेनिंग भी दीजिए, साथ ही साथ हाथ धोने की ट्रेनिंग भी दीजिए। और खूब रहो प्रेम से, खूब रहो प्रेम से। और दूरी भी कीजिए। और नियमों के सामने जी हजूरी भी कीजिए, नियमों के सामने जी हजूरी भी कीजिए। और बाहर के चट्टे मट्टे को मन में ही मीजिए। और चाहे दाल रोटी से गुजारा ही कीजिए, चाहे दाल रोटी से गुजारा ही कीजिए। दिल से दिल की जंजीरों को तोड़ना मत, दिल से दिल की जंजीरों को तोड़ना मत। और ये दिल बेचारा है इसे छोड़ना मत, ये दिल बेचारा है इसे छोड़ना मत। जंजीरों को अगर तोड़ा तो डूब जाओगे, जंजीरों को अगर तोड़ा तो डूब जाओगे। इस दिल को अगर छोड़ा तो बाद में पछताओगे, इस दिल को अगर छोड़ा तो बाद में पछताओगे। जो डूबा है वो दूसरे किनारे पर आ जाएगा, जो डूबा है वो दूसरे किनारे पर आ जाएगा। उसको देख आपका दिल बार बार घबराएगा, उसको देख आपका दिल बार बार घबराएगा। धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसी चौपाल है, राष्ट्रीय चौपाल है, कवियों की चौपाल है, जिसमें कविता के हर रंग आपको देखने के मिलेंगे। अब मैं एक और ओज के रंग के साथ बहुत ही श्रेष्ठ ओज गीतकार डॉक्टर अवधेश तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। अवधेश तिवारी जी का पूरा नाम होता है अवधेश तिवारी भावुक। वैसे ओजस्वी कवि हैं लेकिन भावुक हैं, भावुकता में बहुत ही ओज का जो सप्तक तार है वो तक छेड़ देते हैं। ऐसे कवि को मैं आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक। मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक नई दिल्ली से आप लोगों के समक्ष कुछ पंक्तियां निवेदित हैं। मिला खून मिट्टी सजाया संवारा, मिला खून मिट्टी सजाया संवारा, मेरा देश मुझको प्राणों से प्यारा, मेरा देश मुझको प्राणों से प्यारा। मेरा धर्म और कर्म सब कुछ यही है, मेरा धर्म और कर्म सब कुछ यही है। मुझे जान से प्यारा भारत हमारा, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा। सदा खुश रहें देशवासी हमारे, सदा खुश रहें देशवासी हमारे। सदा गर्व से मातृभूमि निहारें, सदा खुश रहें देशवासी हमारे, सदा गर्व से मातृभूमि निहारें। करें कार्य अपना मिलजुल के भावुक,
करें कार्य अपना मिलजुल के भावुक, मिले जीत हर पल कभी भी न हारें, मिले जीत हर पल कभी भी न हारें। अभी इसी महीने 15 अगस्त 1947 को, यानी इसी अगस्त के महीने में ही हमने आज़ादी पाई थी। तो कुछ पंक्तियाँ आज़ादी पर्व के लिए कि दीप बनकर जले हम सभी के हृदय, दीप बनकर जले हम सभी के हृदय, पुष्प से खिल उठे हम सभी के हृदय, पुष्प से खिल उठे हम सभी के हृदय, भावुक आजादी शुभ हो सभी को सदा, भारत माँ ही बसे हम सभी के हृदय, भारत माँ ही बसे हम सभी के हृदय। मित्रों, मैं भारत को एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष मानता हूँ। तो कुछ पंक्तियाँ भारतवर्ष के लिए। हिमालय सा उच्च शिखर, हिमालय सा उच्च शिखर, नदियाँ बहती लहर लहर, झम 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 वर्षा होती, दिनकर का रहता तेज प्रखर, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, धरती पर स्वर्ग स्थान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। सर पर पर्वतराज की छाया, सर पर पर्वतराज की छाया, पग में हिंद महासागर, सर पर पर्वतराज की छाया, पग में हिंद महासागर, पूरा तन वन से आच्छादित, मन जल से भरा हुआ गागर, प्रकृति ने दिया भरपूर प्यार, वसुधा की शान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। एकता अखंडता विविधता, एकता अखंडता विविधता समेटे जनमानस की शान हूँ, हर भारतवासी के दिल में बसा हुआ भावुक सम्मान हूँ। जाति धर्म भाषा से बढ़कर, जाति धर्म भाषा से बढ़कर जनगण मन का मान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ। मित्रों, कुछ पंक्तियाँ और। कांधे पर AK-47, अभी कुछ समय पहले की ही घटना है कि कुछ लोग जिन सैनिकों के कंधों पर AK-47 होता था उनको भी चाटा जड़ देते थे। तो उसी पर कुछ पंक्तियां निवेदित हैं कि कांधे पर AK-47 गालों पर चाटा खाता है, भावुक दिल्ली से पूछ रहे क्या सिंहों को ये भाता है। कांधे पर AK-47 गालों पर चाटा खाता है, भावुक दिल्ली से पूछ रहे क्या सिंहों को ये भाता है। जबड़े बांध दिया शेरों के, जबड़े बांध दिया शेरों के, राजनीति की डोरी से उनको गले लगा बैठे जो घोंपे छुरी चोरी से। और सेना के हाथ खोल दो अब, सेना के हाथ खोल दो अब, आतंक न भारत भू पर हो, जो प्रेम राष्ट्र से करे नहीं उसका मस्तक चरणों पर हो। आस्तीन के सांपों सक, आस्तीन के सांपों संग केवल सत्ता सुख पाओगे, जनगण मन से विस्मृत होकर सत्ता पथ में खो जाओगे। कभी कभी तो ये लगता लोकतंत्र में कायर बसते, जो कुर्सी पा जाते हैं गद्दारों से डरने लगते। नहीं तो भारत माँ को गाली देने वाले कैसे बचते, नहीं तो भारत माँ को गाली देने वाले कैसे बचते, और राष्ट्र ध्वज को अपमानित कर खुले आम वो कैसे रहते। और श्वेत कपोत उड़ाने वाले भी रिपुओं से छले गए, श्वेत कपोत उड़ाने वाले भी रिपुओं से छले गए, शांति दूत बनने की चाहत में ही जग से चले गए, शांति दूत बनने की चाहत में ही जग से चले गए। जो जीवन भर राष्ट्र धर्म की बातें करते नहीं थके, जो जीवन भर राष्ट्र धर्म की बातें करते नहीं थके, वो भी कुर्सी को पाते ही सिद्धांतों पर नहीं टिके। और भारत माँ का गौरव भूले, भारत माँ का गौरव भूले, दुश्मन को गले लगा बैठे, सत्ताचित हो नेपथ्य गए, जनमन से विस्मृत हो बैठे। जो शांति दूत बनने की चाहत, जो शांति दूत बनने की चाहत में, जो शांति दूत बनने की चाहत में शत्रु से गले मिला, कुर्सी भी उसकी चली गई, नोबेल भी उसको नहीं मिला। जैसे को तैसे करका, जैसे को तैसा करके ही उनकी औकात दिखाओ अब, जनता के मन को समझ बूझ ठोस कदम उठाओ अब। और इतिहास तुम्हें यदि रचना है, चुन चुन कर आतंकी मारो, घर के भेदी जयचंदों को उनके घर में घुसकर मारो।
56 इंची सीना केवल क्या कुर्सी पाने तक था, जो राष्ट्रवाद की बात की है वो क्या केवल भाषण तक था। कथनी करनी को एक करो अब, कथनी करनी को एक करो अब, बनना हर दुश्मन करो पस्त, भावुक आतंक और आतंकी को समूल अब करो नष्ट, भावुक आतंक और आतंकी को समूल अब करो नष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल का ये परम सौभाग्य है। सतमोला कवियों की चौपाल यदि आज लोकप्रिय है तो अपनी वजह से नहीं है, आपके सहयोग और समर्पण की वजह से है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज जो कवि हमारे बीच में आते हैं, केवल निकट के प्रांतों से नहीं, प्रदेशों से नहीं, सुदूर क्षेत्रों से आते हैं। कोई मिजोरम से आता है, कोई अरुणाचल से आता है, कोई कलकत्ता से आता है, कोई अंडमान निकोबार से आता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम उनको देते क्या हैं, केवल प्लेटफॉर्म देते हैं। वो कितनी यात्रा, कोई किसी का बस होता है प्लेन से आ जाता है, किसी का बस होता है 3-3, 4-4 दिन की ट्रेन की यात्राओं से आता है, आगे बस से आता है। मैं प्रणाम करता हूँ सतमोला कवियों को दिए जा रहे आपके प्यार से, आपके समर्पण से। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की प्रखर कवित्री रीता जयहिंद हाथरसी। रीता जयहिंद हाथरसी हास्य व्यंग भी करती हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, कुछ कवि प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। कुछ लोग जो अपना लेखन होता है, जो उनको आप पढ़ो, आप उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति पढ़ने की जिज्ञासा बलवती होती है, जिनके प्रति जिज्ञासा बलवती होती पढ़ने की, ऐसी कवित्री का नाम होता है रीता जयहिंद हाथरसी। बहुत ही श्रेष्ठ कई विधाओं में लिखती है, चाहे वो हाइकू हो, चाहे वो माहिया हो, चाहे वो छंद हो, चाहे वो मुक्तक हो। मैं ऐसी वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर रीता जयहिंद जी को आमंत्रित करता हूँ, आएँ अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। दोस्तों नमस्कार, मैं रीता जयहिंद हाथरसी दिल्ली से। सतमोला कवियों की चौपाल में आज मुझे संस्थापक जी प्रवीण आर्या जी ने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ सभी श्रोता, यहाँ सभी कविगण सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं सुनने के लिए। तो मैं अपनी कविता जो है सतमोला कवियों की चौपाल के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं आज ही सुबह 5 बजे, तो मैं पहले उसे सुनाती हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल। दोस्तों ये है सतमोला कवियों की चौपाल, दोस्तों ये है सतमोला कवियों की चौपाल। यहाँ कवि कविताएं सुनते हैं, सुनाते हैं दिल का हाल। यहाँ कवि कविताएं सुनते सुनाते हैं दिल का हाल। मौका सभी को मिलता, मौका सभी को मिलता, नवोदित या स्थापित हो कवि। मौका सभी को मिलता, नवोदित या स्थापित हो कवि। मौका सभी को मिलता, नवोदित या स्थापित हो कवि। कविताएं अपनी सुनाते हैं कवि, मिलाकर सुर में ताल। कविताएं अपनी सुनाते हैं कवि, मिलाकर सुर में ताल। कविताएं सबकी आली, सुंदर और निराली। कविताएं सबकी आली, सुंदर और निराली। मंत्र मुग्ध से श्रोतागण खूब बजाते ताली। मंत्र मुग्ध से श्रोतागण खूब बजाते ताली। दोस्तों ये है
सतमोला कवियों की चौपाल। धन्यवाद सभी का। एक मुक्तक सुनिए, अभी आपको एक मुक्तक से जोड़ती हूँ। कभी ऐसे दिन भी देखे थे साहब, कभी ऐसे दिन भी देखे थे साहब, हमने जुगनू हथेली में रख पढ़ाई की थी हमने, जुगनू हथेली में रख पढ़ाई की थी हमने। जुनूनी तो शुरू से ही थे, जुनूनी तो शुरू से थे, कोई नई बात नहीं। जज्बा इस कदर जो चाहा हासिल किया हमने, जज्बा इस कदर जो चाहा हासिल किया हमने। और दोस्तों मेरे बारे में मेरी राय, चमचागिरी का लहजा हमको आता जो नहीं है, चमचागिरी का लहजा हमको आता जो नहीं है, इसीलिए व्यवहार हमारा सबको भाता नहीं है, इसीलिए व्यवहार हमारा सबको भाता नहीं है। सच को सच और झूठ को झूठ कहती हूँ मैं, सच को सच और झूठ को झूठ ही कहती हूँ मैं। यही अंदाज हमारा सबको सुहाता नहीं है, यही अंदाज हमारा सबको सुहाता नहीं है। और एक ही श्रृंगार पर मुक्तक लिखा है मैंने। काजल आंखों में लगाकर न जाने किसको बुलाती है, काजल आंखों में लगाकर न जाने किसको बुलाती है। अखियों के झरोखों से देख वो मन ही मन मुस्काती है, अखियों के झरोखों से देख वो मन ही मन मुस्काती है। जुल्फ़े काली बिखेर कर, जुल्फ़े काली बिखेर कर कोई फिल्मी गीत गुनगुनाती है। अपनी शोख चंचल अदाओं से वो क्या खूब गजब ढाती है, अपनी शोख चंचल अदाओं से वो क्या खूब गजब ढाती है। और मैं अपने जीवन पर कुछ चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। यूं तो मेरे चाहने वालों की कमी नहीं, यूं तो मेरे चाहने वालों की कोई कमी नहीं, पर मेरे दुख में उनकी आंखों में नमी नहीं, पर मेरे दुख में उनकी आंखों में नमी नहीं। तलाशती हूँ मौका, तलाशती हूँ मौका उन्हें आजमाने का। महसूस होता है कि मुझी में है कमी कहीं, महसूस होता है कि मुझी में है कमी कहीं। सतमोला कवियों की चौपाल आपको कैसा लगा? सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है, सतमोला कवियों की चौपाल। चौपाल एक ग्रामीण परिवेश का एक आपको आनंद देता है। चौपाल एक गांव की गुमठी भी होती है, चाहे कि एक छोटी झोपड़ी नुमा चौपाल भी होती है। चौपाल एक ऐसी होती है जहाँ पंच लोग भी बैठते हैं। चौपाल एक ऐसी होती है, आज के आधुनिक काल में अगर चौपाल कहें तो जिसको बोलते हैं हेयर ड्रेसर की दुकान हो गई, पान बीड़ी की सिगरेट की दुकान हो गई, वो भी चौपाल का एक रूप होती है। और एक आधुनिक चौपाल जो है वो आज जो ऑनलाइन संगोष्ठियाँ होने लगी वो भी चौपाल है। लेकिन इस चौपाल को जो कंसेप्ट दिया वो दिया सतमोला कवियों की चौपाल ने। आज कवियों की चौपाल के नाम से कई कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने कभी उसको पेटेंट कराने की आवश्यकता नहीं समझी। अच्छे विचार को कभी भी पेटेंट नहीं करने चाहिए, प्रसारित होना चाहिए। अच्छा विचार प्रसारित होना चाहिए निरंतर। अब जो है कवियों की चौपाल 10 चल रहे होंगे, लेकिन सतमोला कवियों की चौपाल एक ही है। इसलिए जो पहले गीतकार होते थे, शायर होते थे, वो अपना उपनाम कहीं ना कहीं अपनी रचना में डाल देते थे। लेकिन पता नहीं क्या है कि ये नाम ही जब रखते हुए बस सतमोला कवियों की चौपाल आया, तो कवियों की चौपाल 1000 हो सकती हैं, लेकिन सतमोला कवियों की चौपाल एक ही है, वो आपकी अपनी है सतमोला कवियों की चौपाल। ये जो 18 साल का एक तरुणाई आई है, ये वयस्क भी होगा, ये 21 साल का भी होगा, 22 साल का भी होगा, 25 का भी होगा। और ये यात्रा काव्य यात्रा जो चलने वाली है अनवरत है, और ये सब प्रभु इच्छा पर है। और सतमोला कवियों की चौपाल में हमारे 3 कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है कि चौपाल, एक कंसेप्ट दूसरा है नवांकुर बालक, एक तीसरा कंसेप्ट है कि
जिसको अगर कविता के कीड़े ने काट लिया, जीव ने काट लिया और उसके कविता के प्रति मोह बना और कविता समझता है और अपनी मन की बात कहना चाहता है, हमने उसका सबसे लास्ट में उसका एक कंसेप्ट रखा है, टाइम रखा, स्लॉट रखा है अपनी बात रखने का। तो आप हमसे जुड़ें, सतमोला कवियों की चौपाल से जुड़ें। सतमोला कवियों की चौपाल में जुड़ने के लिए केवल एक ही नंबर है 9711182183। स्क्रॉल पे आप जो नंबर देख रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आप हमें सीधी कॉल कर सकते हैं, अपना वीडियो भी भेज सकते हैं। और सतमोला कवियों की चौपाल में अगले रविवार फिर मिलेंगे नए कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल, आज यह आयोजन सुनकर और सब कवियों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं जिन कवियों ने भी आज काव्य पाठ किया, उन सबको राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे जो अनुभव आया वो पहले ज़रूर कहना चाहूँगा। हो सकता है बाकी लोगों ने वैसा न किया हो, परंतु अपना काव्य पाठ करते समय वो काव्य पाठ करें जो आपको याद है। आपको नीचे कागज़ पर, मोबाइल पर देख करके न सुनाना पड़े, जो याद है वही सुनाइए। देखकर पढ़ने में आपकी अभिव्यक्ति कमज़ोर हो जाती है। ये सीखना हो तो निडर जी से सीखो, विद्रोही जी से सीखो और भुवनेश जी से सीखो। मैं इस बात को अनुभव करता हूँ, जब भी आप कभी मंच पर जाएं, श्रोता से आंख मिला करके यदि आप कविता सुनाएंगे तो आपकी कविता का प्रभाव ज़्यादा होगा। नहीं तो आप कागज़ देखते रह जाओगे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जनता से जुड़ ही नहीं पाओगे। एक बात तो मुझे ये कहनी इस बारे में। दूसरी बात, दूसरे कवियों की पंक्तियाँ आप प्रारंभ में बोल दो तो अच्छा है, बीच में रामधारी सिंह दिनकर को लाएंगे और हरिओम पंवार को लाएंगे और तालियां उनकी कविता पर बजेंगी, और तो ये एक प्रकार का थोड़ा सा धोखा है कि हम, जहाँ कुछ लोगों को मैंने सुना है, जब उनकी खुद की कविता कहीं कमज़ोर होने लगती है तो चार पंक्तियाँ किसी दूसरे कवि की ला करके और वो तालीम बज जाएंगे, फिर रीस्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे भी बचना चाहिए। और तीसरी बात, आप जो कुछ भी लिखते हैं, लिखने के बाद किसी अपने वरिष्ठ कवि को दिखाइए, जिससे कि उसमें कुछ और सुधार हो। तो वो कविता तो मूलतः आपकी ही रहेगी, और उसमें किसी वरिष्ठ कवि जिसको आपका परिचय है, जिससे आपका परिचय है, उसको दिखाइए। वो 1, 2, 3 शब्द ही आपको ऐसे सुझा देगा कि कविता कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। और कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। बड़े बड़े कवि भी लिखते हैं तो लिख करके जिस पर उनका आत्मीयता का संबंध होता है वो कहता है, ये 4 पंक्तियाँ मेरे ध्यान में आई हैं, ज़रा इसको देखो यार। वो क्या करता है? कुछ नहीं करता। अरे यार, इसकी जगह ये शब्द हो जाएगा तो सचमुच में वैसा हो जाता है। तो हम अपने आप को इतना बड़ा ना मान लेंगे, बस मेरा लिखा हुआ अब इसको कोई दूसरा ठीक कर ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो हर बालक कवि का एक पालक कवि होना चाहिए। सभी अपने अपने जीवन में किसी न किसी को, बहुत लोग हैं, किसी को भी अपना पालक मानिए, उसको दिखाइए। और दूसरी बात, हर पालक कवि का एक बालक कवि होना चाहिए।
वरिष्ठ कवि जीवन में हम इस साहित्य जगत को क्या दे करके जा रहे हैं। हमने अपने हाथ से किसी को कलम पकड़ना सिखाया, कुछ लिखना सिखाया। ये करेंगे तो हमें संतोष होगा कि हमने अपना कवि धर्म निभाया। अभी गिरीश जी ने कहा कि यानी पेट के लिए ये किया, पेट के लिए वो किया, और अंत में बहुत सार्थक पंक्ति दे गए कि देश के लिए पेट को बेच दिया। बहुत सही बात उन्होंने कही। तो ऐसे बहुत सारी बातें वरिष्ठ कवियों के पास में हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपने ओर से भी 5-5 बालक कवि तैयार करें। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से जो अनुभव करता हूँ, हम अपनी ज़िंदगी में घर परिवार में वारिस ढूंढते हैं। वो काहे का वारिस होता है? हमारी संपत्ति का वारिस। संपत्ति के अंदर मैं उसको दे करके जाऊंगा। अभी राम की बात हो रही थी, बीच में एक बात याद आ गई। सब जगह पर संपत्ति पर झगड़ा होता है। रामायण में संपत्ति पर झगड़ा नहीं, संपत्ति की जगह सब लोग अपने ऊपर विपत्ति लेना चाह रहे हैं। वो वनवास में जा रहा है तो भरत कह रहा है नहीं, मैं तो ज़मीन में गड्ढा खोद करके वहाँ रहूँगा। तो सबने अपने जीवन में त्याग किया। तो ऐसे जिस विषय की मैं बात कर रहा था कि हमारे जीवन में बालक तैयार करना है, और वो बालक, हाँ वारिस की मैं बात कर रहा था। वो वारिस हमारा संपत्ति का वारिस तो हो सकता है, आपके साहित्य का वारिस नहीं हो सकता। आपको यदि अपने साहित्य का वारिस तैयार करना है तो ऐसे ही बालक कवियों में से मिलेगा कोई। और घर में जो वारिस है वो वारिस आपको साल में एक बार श्राद्ध के दिनों में स्मरण करके अपना दायित्व पूरा कर लेगा कि चलो भाई ये भी एक कर्म कांड है, कहीं कुछ हो ना जाए, कोई पूर्वज हमको आशीर्वाद में कमी ना रख दें। इतनी मात्र होता है। और सबकी इच्छा होती है मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद रखें, याद करें। जाना सबको है, सबको पता है, फिर भी चाहते हैं मरने के बाद मैं जीवित कैसे रह सकूं। बेटा जीवित नहीं रख सकता, क्षमा करना। आपको साहित्य के क्षेत्र में जीवित रखेगा तो आपका वो बालक कवि रखेगा, जो मंच पर जाते समय कहेगा कि मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले अपने उन गुरुदेव के चरणों को समर्पित करता हूं जिन्होंने मुझे कलम पकड़ना सिखाया, लिखना सिखाया है। वो जीवन भर जब तक वो रहेगा तो आपको किसी न किसी रूप में हर मंच पर आपकी उपस्थिति देता रहेगा। तो इसलिए हर बालक कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। कद बड़ा नहीं होता, कद बड़ा नहीं होता एड़ियाँ उठाने से, कद बड़ा होता है सिर झुकाने से। और हम सब कलम के सिपाही हैं। कलम भी यही संदेश देती है, जब वो लिखती है तो झुक कर के चलती है, ऐसे नहीं होती है, ऐसे होकर के चलती है। वो भी आपको कहती है कि विनम्रता रखिए, कुछ भी लिख जाओ, कुछ भी बड़े बन जाओ। बड़े बड़े कवि इसीलिए बड़े कहे जाते हैं कि उनकी विनम्रता होती है। अब इनकी विनम्रता देखिए, ये सब उदाहरण है आपके लिए। तो इसलिए कोशिश कीजिए जीवन में विनम्रता का भाव रहे और राम आपके सहायक रहें। राम आज भी हैं और कल भी हैं। राम युग भी है और राम पल भी है। राम धारा भी है, राम किनारा भी है। आपको भी संबल मिलेगा जितना आप जुड़ेंगे। और अलग अलग
उनके राम के जीवन के विषय आपके पास में आएंगे, किसी पर भी लिखिए, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम राम किसने बनाया, भगवान किसने बनाया, उस पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिखना। हम लोग राम को मानते हैं, एक लाइन बोलते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। मैं उससे थोड़ा और आगे जाता हूँ, राम से बड़ा राम का नाम और उससे बड़ा राम का काम। ये सच है कि अयोध्या की राजगद्दी राम को राजा तो बना सकती थी, ये सच है कि अयोध्या की राजगद्दी राम को राजा तो बना सकती थी, पर वनवास ने उन्हें भगवान बना दिया। वो वनवास नहीं गए होते तो राजा राम हो सकते थे, भगवान राम नहीं हो सकते थे। भगवान राम बने जंगलों में जाकर के, कहीं केवट की नाव में चढ़े, कहीं शबरी के जूठे बेर खाए, कहीं निषाद को गले लगाया, या वानर भालुओं को साथ लेकर के उस महापराक्रमी रावण का अंत किया। सीता हरण के बाद उन्होंने अयोध्या से सेना नहीं बुलाई, वहीं वानर भालुओं को इकट्ठा करके ही और उस सारे शीर्ष तक रावण को पराक्रम जिसको मानते थे, उस पराक्रमी रावण को अंत किया। मैं समझता हूँ हमारे सबके जीवन में भी राम आए, राम की कृपा भी आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी, तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी योग्यता को प्रकट करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।